एवरीवन, गेट एक्सीलेंस में हम लोग गेट 2014 के वीडियो सॉल्यूशन आज देखने जा रहे हैं। इसमें 4 टोटल सेट हुए थे, तो सेट 3 को अपन शुरू करते हैं। डिजिटल सर्किट्स के सेट 3 2014 में फ्लिप फ्लॉप से ये एक सवाल है। द सर्किट शोन इन द फिगर इज अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर लैच, मास्टर स्लेव, डी फ्लिप फ्लॉप। एक सर्किट दे रखा है, उसको ये पता करना है कि इन ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक, तो पहले ये देख लीजिए, ये डी लैच दे रखा है अपने को। ठीक, लैच का मतलब होता है लेवल ट्रिगर्ड। लैच फ्लिप फ्लॉप को क्रिएट करने के लिए काम आता है। और दूसरा आप नज़र डालिए क्लॉक पल्स पे। तो जो क्लॉक पल्स है वो एक, यानी इनेबल जो लैच के जो इनेबल है वो एक क्लॉक से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट लैच का इनेबल तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा जो डी लैच है उसका इनेबल एक नॉट गेट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो यहाँ पे क्लॉक पल्स जाएगी उसका इन्वर्टेड वर्जन वहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो इस तरह का केवल और केवल जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है। तो आप आंख बंद करके इसको मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप लिख सकते हैं। मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है जनरली मास्टर स्लेव। जब डी लैच में लिखा है तो ये डी फ्लिप फ्लॉप बनाने के काम आएगा। बस इसमें लैच में ये ध्यान रखना है कि ये एक लेवल ट्रिगर्ड होती है, और लेवल ट्रिगर्ड में जो फाइनली है, जैसे आप अगर एक पर्टिकुलर क्लॉक पल्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो वो एच ट्रिगर्ड हो जाएगी। लेकिन जब डी लैच की बात करेंगे तो ये इनेबल की कंडीशन देखने पर अपने को पता चल जाएगा कि एक इनेबल डायरेक्टली क्लॉक से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्लॉक बार से यानी इन्वर्टेड वर्जन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये मास्टर स्लेव की तरह एक्ट करे। बाकी कोई तरह का ऑप्शन इसमें क्लिक नहीं होगा। मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप 1 मार्क्स का सवाल था, डायरेक्टली डायग्राम देख के आपको जवाब मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कंसिडर द मल्टीप्लेक्सर बेस्ड लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। 2 मल्टीप्लेक्सर दे रखे हैं अपने को, और उसमें S1 और S2 इनकी क्लॉक सिलेक्शन लाइन्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन इज रियलाइज बाय द सर्किट। इनमें से कौन सा बूलियन फंक्शन इसके साथ मैच होगा, ये अपने को पता करना है। ठीक, पहले ये देख लीजिए, जब इस तरह का सर्किट दे रखा हो, F अपना टोटल आउटपुट है, तो ये मल्टीप्लेक्सर 2x1, ये भी 2x1, एक W से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक W बार से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली इसका आउटपुट, सपोज इसका आउटपुट मान लीजिए आप Q है, तो ये डायरेक्टली Q से जुड़ा हुआ है, दूसरा Q बार से जुड़ा हुआ है। तो जब आपको Q निकालना हो या F निकालना हो तो जनरली आप क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल टू नथिंग बट, जब S की वैल्यू 0 होगी तब ये W सेलेक्ट होगा, जब S की वैल्यू 1 होगी तब ये W बार सेलेक्ट होगा। राइट, यानी 1 के ऊपर जो पड़ा है वो तब आएगा जब S इज इक्वल टू 1 हो। सिंपल। तो मैं S की वैल्यू जब मैं 0 लेता हूँ, यानी जब S1 बार हो, तब आपके पास आउटपुट में W आएगा। साथ में जब मैं S की वैल्यू 1 लूँगा तब मेरे पास आएगा W बार, क्योंकि यहाँ पे W बार है। ठीक, अब ये तो हुई बात Q की। ठीक, अब मेरे को F की बात करनी है बेसिकली। तो मेरे पास F क्या है? S2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। S2 की वैल्यू 0 होने पर डायरेक्टली Q मिलेगा, और S2 की वैल्यू 1 होने पर Q बार मिलेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू S2 बार जब 0 हो तब डायरेक्टली मुझे Q मिल जाए, और S2 जब 1 हो तो मुझे 1 के ऊपर जो मिले यानी Q बार मिले। 1 के ऊपर आएगा जो Q बार होगा। ठीक, तो अब मेरे पास फाइनल फंक्शन ही आ गया, बस मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो Q की वैल्यू क्या है अपने पास? ये F इज इक्वल टू S2 बार, Q है अपने पास S1W प्लस S1W बार। राइट, अब इसको ऑप्शन के ऊपर भी आपने को नज़र रखनी है कि कहीं ऐसा कुछ मैच हो रहा है क्या, कि W और S का कुछ फॉर्मेट आ रहा है। तो आ रहा है तो पहले मैं आपको ऑप्शन से दिखा देता हूँ कि ऑप्शन से अपन कैसे जा सकते हैं। देखो, S1W प्लस S1W बार, ये सिंपली ये पर्टिकुलर आपको शो करेगा S1 और W का एक्सॉर ऑपरेशन। ठीक, सिमिलरली F जो आया है वो भी S2 और Q का एक्सॉर ऑपरेशन शो कर रहा है, यानी S2 और Q का आप एक्सॉरिंग करेंगे तो यही मिलेगा, S2 बार Q प्लस S2 Q बार, यानी फर्स्ट वेरिएबल का बार सेकंड वेरिएबल प्लस सेकंड फर्स्ट वेरिएबल फिर सेकंड वेरिएबल का बार। ये एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो
एफ को यहीं से निकाल सकता हूँ, S2 एक्सॉर विथ क्यू, क्यू खुद क्या था S1 एक्सॉर विथ W। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट दे रखा है W विथ एक्सॉर S1 विथ एक्सॉर S2, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते या ऐसा कुछ फॉर्मेट अलग दे रखा हुआ होता तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे। सपोज ये फॉर्मेट नहीं देके इसने एक्सपैंडेड वर्जन दे दिया हो तो ऑप्शन में, तो आप सिंपल S2 बार S1W प्लस S1W बार, ये तो हो गया Q, ये अपना S2 और Q का बार, यानी F इज इक्वल टू नथिंग बट S2 एक्सॉर विथ Q। Q क्या है अपने पास S1W प्लस S1W बार। अब आप इसको एक फंक्शन मान लीजिए, इसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए और सिंपल एक्सप्रेशन से खोल दीजिए, यानी S2 बार फर्स्ट वेरिएबल का बार, देन सेकंड वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल डॉट फर्स्ट वेरिएबल डॉट सेकंड वेरिएबल का बार। तो इस तरह से सॉल्व करने पर ही एक्सटेंडेड वर्जन आपको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में अगर दे रखा हो तो आपके लिए ठीक रहेगा। ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसा दे रखा है तो अपने को एक्सप्रेशन पे नज़र रखते हुए ध्यान देना है। तो ये इसका जवाब सही हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू W एक्सॉर विथ S1 एक्सॉर विथ X2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है मल्टीप्लेक्सर से और इसका सेट 3 का 2014 का ये सवाल था। इन द सर्किट शोन W एंड Y आर द MSBs ऑफ द कंट्रोल इनपुट्स। ध्यान दीजिए, इसमें WX तो इधर दे रखा है और YZ इधर दे रखा है। उसमें बोला है कि W और Y ये दोनों MSBs है कंट्रोल इनपुट की, ठीक है। द आउटपुट F इज गिवन बाई, ऑप्शंस दे दिए। अब अपने को F के ऊपर चलना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये I0 और I3 हमेशा ही जीरो हो गए, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है रोल में। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अपने को F की वैल्यू चाहिए और F जनरली फंक्शन की वैल्यू तभी देते हैं जब वो आउटपुट में उसको 1 मिले। तो इस Q की वैल्यू केवल I1 और I2 के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, मतलब जब I1 और I2 के ऊपर सिलेक्शन लाइन जाएगी तभी आउटपुट देगी। और ये 1 होगा क्योंकि ये VCC से जुड़े हुए, जब I1 I2 आएगा तब। और I2 और I3 इसमें 0 हो गया, तो यानी इन दोनों के, यानी 4+1 मल्टीप्लेक्सर दो दे रखे हैं, दोनों मल्टीप्लेक्सर्स के दो इनपुट्स तो काम के ही नहीं है। अब मैं इसका आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, लेकिन पहले शॉर्ट मेथड देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। पहले तो Q के ऊपर चलिए, Q क्या आएगा, Q इज इक्वल टू नथिंग बट 0 0 सेलेक्ट करने पर WX जब 0 0 होगा तब I0 आएगा। उसको मेरे को लेना नहीं क्योंकि ये ग्राउंडेड है, इसका मतलब नहीं। जब WX 0 1 हो और 1 0 हो तभी ये काम का है, क्योंकि तभी ये VCC से जुड़ा हुआ है और तभी आउटपुट देगा कुछ। यानी Q की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ W बार X, और VCC है तो 1 ही है, तो आप चाहो तो भले ही VCC लिखो, प्लस W X बार VCC। अब ये VCC क्यों लिख रहे हैं, VCC को 1 ही लिखना है वैसे भी, तो आप चाहो तो लिखो, इसलिए लिखते हैं। मान लो सपोज यहाँ पे कोई ऑप्शन होता है D या कोई डेटा होता तो आपको वो लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक। तो ये अभी अपने पास VCC ही है, तो VCC को लॉजिक 1 लिखते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं W बार X प्लस WX बार, यानी बेसिकली ये W और X का XOR ऑपरेशन है, ठीक है। अब अपन F की तरफ चलते हैं। F कैसे काम करेगा, Y और Z पे। अब देखिए I2 और I3 के लिए इसको कोई मतलब नहीं है, यानी YZ जब 0 0 होगा तब ये I0 से जुड़ा है, और जब 0 1 होगा तब I1 से जुड़ा है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो अपने को F में मिलेगी। जब इसकी वैल्यू 1 0 या 1 1 हो गई तो I2 और I3 को सेलेक्ट करेगा, और I2 और I3 0 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये ग्राउंडेड है। तो YZ की जब वैल्यू 0 0 यानी Y बार Z बार, तब ये सेलेक्ट करेगा I0 को, I0 को सेलेक्ट करेगा, बेसिकली वो सेलेक्ट करेगा Q को, तो यहाँ पे मैंने Q लिखा, ठीक। ये VCC लिखने का कारण ही ये था कि ताकि फॉर्मेट पता रहे, ठीक। अब लिख रहा हूँ मैं YZ जब 0 1 हो तो ये Y तो 0 Z 1 तब ये सेलेक्ट करेगा I1 को, I1 अगेन Q है, तो अपने पास F इज इक्वल टू Y बार Z बार Q प्लस Y बार Z Q, इस तरह का ऑप्शन मिला। अब अपने को कहीं भी ऑप्शन में ऐसा कोई
ना तो वाई जेड और ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको कहीं पे, क्यू कहीं पे आ रहा हो तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्यू को यहाँ पे पुटअप करना ही है। तो फंक्शन इज इक्वल्स टू वाई बार जेड बार। अब क्यू को मैं क्या लिखूंगा, दैट इज सिंपली डब्ल्यू बार एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स बार प्लस वाई बार जेड इंटू डब्ल्यू बार एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स बार। ये अपना फाइनल एफ की वैल्यू आई। तो फाइनल एफ की वैल्यू जब आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू नथिंग बट वाई बार जेड बार डब्ल्यू बार एक्स प्लस, वैसे आपको जब ऐसा लिखना हो यहाँ से वापस शुरू कर दीजिए, फाइनल y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बार, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई जेड की सिमेट्री में अपने को रखना है तो आप चाहे तो वैसा रखें, तो डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड बार प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू एक्स बार देन वाई बार जेड बार प्लस डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड प्लस, सॉरी दिस इज डब्ल्यू बार, दिस इज डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड प्लस डब्ल्यू एक्स बार वाई बार एंड जेड। ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया आपको, ठीक। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो उसे कॉमन लेके उसको कंबाइन करूं और थोड़ा इसको मिनिमाइज करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सप्रेशन में कहीं भी लॉन्ग ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। तो डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड बार कहीं पे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, जैसे वाई बार जेड बार इसमें कॉमन आ रहा है, और भी कहीं वाई बार जेड बार तो नहीं है, ठीक है। कहीं बड़े से बड़ा चीज़ कॉमन आ रही है, डब्ल्यू बार एक्स वाई बार यस कॉमन आ गया यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए, दिस वन एंड दिस वन, तो ये बचेगा डब्ल्यू बार एक्स वाई बार पूरा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा जेड बार प्लस जेड प्लस पीछे ये वाली टर्म बच गई दिस वन एंड दिस वन, तो उसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बार वाई डब्ल्यू एक्स बार वाई डब्ल्यू एक्स बार वाई बार पीछे जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू वन। तो पीछे जो बच गई टर्म्स दैट इज सिंपली डब्ल्यू बार एक्स वाई बार प्लस डब्ल्यू एक्स बार वाई बार, दैट्स ऑल, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब ये चेक कर लेते हैं अपना ऑप्शन में कहाँ आ रहा है। ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, और फाइनल जो अपना एक्सप्रेशन है डब्ल्यू बार एक्स वाई बार, डब्ल्यू बार एक्स वाई बार, डब्ल्यू बार एक्स वाई बार यहाँ आ रहा है, देन डब्ल्यू एक्स वाई बार डब्ल्यू एक्स बार वाई बार दोनों, यस तो ये मैच हो रहा है, यानी सी ऑप्शन इसका आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। अब इसका लॉन्ग मेथड क्या था उसकी तरफ चलें, तो केवल आपको मैं बता रहा हूँ लॉन्ग मेथड अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे। गेट के क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको शॉर्ट मेथड करके उसको करेक्ट पे पहुंचना होता है। लॉन्ग मेथड अपने को वैसे क्रॉस चेक आपके पास टाइम मिल जाता है, तो आप इसको लॉन्ग मेथड से भी क्रॉस चेक करने के लिए ज़रूरी होता है। तो अपने को केवल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग मेथड कैसे काम करेगा। अगर इस तरह का आपके पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड का हो और उसने पूछ लिया कि ये एम एस बीज है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप ऐसा लिख दीजिए, आप पहले तो लिखिए डब्ल्यू देन वाई, क्योंकि एम एस बीज थी और एल एस बीज में एक्स और जेड किसी को भी लिख दीजिए, ऐसा कोई फॉर्मेट जरूरी नहीं है। आप चाहें तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखें। अब 0 0 0 0 और इस तरह से 15 तक आप इसकी वैल्यूज लिख दीजिए। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यू एक्स जब 0 0 है तब अपने को आई नॉट मिलेगा जो कि 0 जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से 1 1 होगा तब आई 3 मिलेगा। तो जहाँ पे इनकी वैल्यूज 1 1 हो तो क्यू की वैल्यू 0 आएगी, और सिमिलरली i2 और i3 की वैल्यू जब 1 0 और 1 1 हो वाई जेड की वैल्यू तो 1 आएगी। तो टेबल में आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको आउटपुट 0 मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ पे 1 आ रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपको पुट 1 करना है, और फाइनल जो एक्सप्रेशन वहाँ से आ रहा है वो यही आएगा जो अभी अपन ने ये वाला निकाला है। यानी केवल 1 2 3 4 इन 4 प्लेसेस पे ही आपका आउटपुट 1 आएगा, और फिर उसको वापस आगे फर्दर आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सेट 3 का ये मल्टीप्लेक्सर से अगेन क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का है, आप इसको लिख दीजिए, ये 2 मार्क्स का सवाल है। कैसे काम करेगा, क्या पूछ रहा है देखते हैं। इफ x एंड y आर द इनपुट्स एंड द डिफरेंस dx माइनस y एंड द बोरो आर द आउटपुट्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंप्लीमेंट्स अ हाफ सबट्रैक्टर। अपने पास ऑप्शंस में 4 ABCD में चारों अलग अलग मल्टीप्लेक्सर्स के डायग्राम्स दे रखे हैं और कनेक्शंस दे रखे हैं। इनमें से अपने को ये पता करना है कि कौन सा हाफ सबट्रैक्टर को शो कर रहा है। तो पहले तो सिंपल हाफ सबट्रैक्टर की टेबल बनाओ और वो कैसे काम करता है उसको देखो। देखो हाफ सबट्रैक्टर में क्या होता है, अगर आपके पास x और y इनपुट है, अपन यही ले रहे हैं, तो दो आउटपुट्स आएंगे, डिफरेंस दैट इज सिंपली x माइनस वाई और बोरो, राइट। तो डिफरेंस और बोरो अपने को चेक करने हैं एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हो सकती है। एक्स माइनस वाई 0 माइनस 0, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखिए, बोरो की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप 0 लिखेंगे। 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं होता है, तो आप एक बोरो लेंगे। जैसे ही आपने एक बोरो लिया तो आपके पास ये हो गया 1 0 बेसिकली इन बाइनरी टर्म्स। तो 1 0 माइनस 1 दैट इज 1, या दो में से एक गया एक, ठीक। 1 माइनस 0 सिंपली 1, नो नीड ऑफ बोरो। 1 माइनस 1 डिफरेंस इज 0, बोरो इज अगेन 0। अब मैं डिफरेंस और बोरो का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। मेरे पास डिफरेंस का एक्सप्रेशन है, जब मेरे पास सेम इनपुट्स हैं तो आउटपुट अपने पास 0 मिल रहा है और डिफरेंट इनपुट में 1 मिल रहा है, तो ये सिंपली एक्स और वाई का एक्सऑर ऑपरेशन हो गया। तो आप चाहें तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार ऐसा लिख सकते हैं, और वही आएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक। बोरो का एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें तो केवल एक पर ही 1 है, कौन से कॉम्बिनेशन पे, 0 1 पे, तो आप इसको लिख देंगे एक्स बार वाई, दैट इज डिफरेंस एंड बोरो, एक्सप्रेशन आ गया। अब उससे क्या, अब अपने पास ऑप्शन तो मल्टीप्लेक्सर से दे रखे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब ऑप्शन पे आप जाइए, ऑप्शन पे अगर वापस चले अपन, तो मुझे अब ये चेक करना है कि कौन सा इस पर्टिकुलर उसको सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंस आना चाहिए एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, और बोरो आना चाहिए एक्स बार वाई, ठीक है। तो अपने पास ये देखना है, पहला ऑप्शन देखते हैं जिसमें 2x1 मल्टीप्लेक्सर दे रखे हैं, I0 I1 दे रखा है। अब ध्यान ये देना है अपने को, एक्स और वाई तो इनपुट्स है, ठीक। ये सिलेक्शन लाइन जो है उन दोनों की कॉमन है और एक्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये टेबल जो मेरे पास थी, एक्स और वाई को 0 0 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है वो चेक करता हूँ। तो एक्स और वाई को मैं 0 रख देता हूँ, एक्स को 0 वाई को 0, ठीक है। देखते हैं एक्स को 0 रखने पर क्या सेलेक्ट होगा, 0, ठीक। डिफरेंस में आई नॉट पे आएगा, I0 0 मिलेगा, और वाई जो है वो नॉट गेट से जुड़ा हुआ यानी 1 पे, तो डिफरेंस 0 मिला। बोरो क्या मिलना चाहिए, वाई, यानी वाई भी अपने पास क्या है, 0। तो डिफरेंस और बोरो दोनों मैच हो रहे हैं क्या उस टेबल में, देखो यस मैच हो रहे हैं। यानी जब मैं एक्स और वाई की वैल्यूज रखता हूँ फर्स्ट वाले में, तो डिफरेंस और बोरो वाला कॉलम तो मैच हो रहा है। अब मैं 0 1 रख के देखता हूँ, एक्स को 0 रखता हूँ और वाई को 1 कर देता हूँ। एक्स को 0 रखने पर या वाई को 1 रखने पर एक्स को 0 और वाई को 1 रखने पर डिफरेंस 1 आना चाहिए। देखते हैं, एक्स को 0 रखने पर ये सिलेक्शन लाइन होगी 1, वाई नॉट आई वाली सेलेक्ट होगी, तो डिफरेंस आएगा 1। वाई को 1 रखने पर, वाई को 1 रख ही दिया मैंने, बोरो आना चाहिए मेरे पास 1, ये बोरो वाला स्टेट है। वाई को 1 रखने पर, क्योंकि ये मैंने एक्स सिलेक्शन लाइन इसकी 0 और वाई को 1 रखा है, तो बोरो भी 1 आ रहा है बिल्कुल, तो ये वाली कंडीशन भी मैच हो रही है दोनों। 1 0 रख के देखता हूँ, 1 0 माने एक्स को वैल्यू 1 रखी और वाई की वैल्यू 0 रखी, ठीक है। डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो डिफरेंस 1 कैसे आएगा, अब आपने सिलेक्शन लाइन कर रखी है 1, तो यानी ये वाला सेलेक्ट होगा, ये वाला सेलेक्ट होगा, यानी वाई 0 है, वाई का उल्टा ऑपरेशन नॉट का 1, तो बिल्कुल डिफरेंस 1 आई का ही है। अब आपने सिलेक्शन लाइन 1 इसको सेलेक्ट कर रखी और ये ग्राउंडेड है, तो ये हमेशा 0 ही देगा, तो ये वाली कंडीशन भी मैच हो गई है। अब एक्स और वाई दोनों को 1 रख के देख लीजिए,
दोनों को 1 आपने जब रख दिया तो इसका सिलेक्शन लाइन 1 देगा, यहाँ पे 1 देने पर ये सेलेक्ट होगा और ये सेलेक्ट होगा, तो 1 का उल्टा 0, इसमें 1 सेलेक्ट होगा जो कि हमेशा 0 रहेगा। तो ये भी आपके साथ मैच हो ही गई। वन वन रखने पर 0 0। तो फॉर्चुनेट अपने पास ये रह गया कि अपने पास आउटपुट सारे उसके साथ मैच हो गए और अपना ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। इस तरह से आपको चेक करना हो तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मेरे को चारों ऑप्शन देखना हो तो मेरे को एक एक के साथ क्या मैच करना पड़ेगा। देखो, अगर परफेक्शन से साथ जाएंगे तो बिल्कुल करना पड़ सकता है। उसका कारण ये है कि आप पहले तो ये देखिए कि कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपके डायरेक्टली उसके अलावा कुछ दिख रहा हो आपको। कैसे? जैसे एक्स और वाई इनपुट्स में दे रखे हैं, इसमें एक्स आपने अलग दे दिया, तो किया तो इसमें भी वही था। सिलेक्शन लाइन सबके साथ अलग अलग मैच कर रखी है, किसी में एक्स दे रखा है, किसी में वाई दे रखा है। तो बस अपने को एक बार इस टेबल के साथ ही जाना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका तो अपन इसको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि एक्स बार वाई के साथ कैसे होगा या एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार कैसा आएगा। फिर भी अपन एक ट्राई कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए, और वो ट्राई क्या होगी कि आप बोरो को पकड़िए। बोरो क्या दिखा रहा है? एक्स बार वाई। तो कौन से वाले टर्म में एक्स बार वाई मेरे को मिल रहा हो? एक्स बार वाई मिलना का मतलब ये हुआ, जैसे ये वाली बोरो टर्म होगी, अगर मैं इसमें लूँ एक्स तो इसको मेरे को 0 रखना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पर क्या बोरो वाली टर्म आ रही थी वाई? हाँ आ रही थी। तो हो सकता है शायद ये हो, और उसके साथ वाई को मैच करना है मुझे, एक्स बार और फिर वाई भी आना चाहिए। अब वाई आने का मतलब ये हुआ कि ये टर्म 0 सेलेक्ट हो। तो क्या एक्स और वाई, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 0 कनेक्टेड है, एक्स और वाई 0 रखने पर बोरो आया था क्या? तो नहीं। तो कोई एक अपने को कॉम्बिनेशन देख के, यानी टेबल की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन एक कॉम्बिनेशन देख के आप इसको आंसर पे जा सकते हैं। थैंक यू।